सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तहलका मचा दिया है। जी हां, भारतीय न्यायपालिका के भीतर जिस बीमारी की चर्चा हम लंबे वक्त से कर रहे हैं, अभी कल ही इस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि किस तरीके से उल्टे सीधे लोगों को, विवादित लोगों को, मोरल और फाइनेंशियल रूप से करप्ट लोगों को चुन चुन कर जज बनाया जा रहा है, अच्छे लोगों को छांटा जा रहा है, उन्हें सजा मिलती है। आज उसी तरह के गंभीर सवालों और मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और बताया है कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं, किस तरीके से अपारदर्शिता प्रचंड स्तर पर पहुंच चुकी है और यही कारण है कि गलत तरीके से पहुंचे हुए जज असंवैधानिक बातें करते हैं। जस्टिस भुइयां ने इन चीजों को सीधे सीधे भारत की जनता के खिलाफ बताया है, यानी आपके खिलाफ बताया है। जस्टिस भुइयां और अन्य सीनियर एडवोकेट्स ने न्यायपालिका के भीतर लगी कौन सी बीमारी पर क्या क्या कहा है, उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि परसों हमने इस वीडियो में जो दिखाया था कि कैसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं, हलवा पूड़ी बंद होने लगा क्या। इसके बाद एक और ऐसी ही घटना सामने आई है जहां टाटा इंस्टीट्यूट में चीफ जस्टिस को चीफ गेस्ट बनाया गया था, मगर अचानक वो कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया है। यानी एक और जगह से हलवा पूड़ी बंद होने की खबर आ गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने जो बातें कहा है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के लिए बहुत बड़ा पाठ है। देखना यह है कि पाठ से सीख कब ली जाती है, क्योंकि जस्टिस भुइयां ने पिछले 3 कॉलेजियम प्रस्तावों पर भी सवाल उठा दिया है। ये बात सामान्य नहीं है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट के ही सिटिंग जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने केंद्र सरकार के वकील से पूछ लिया था कि क्या सच में जज ही जज का चुनाव करते हैं, और हमने इस वीडियो में विस्तार से बहुत सारे उदाहरण देकर बताया था कि कैसे 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 लोगों को जज बनाया जा रहा है। तो आइए आज फिर से आसान भाषा में समझते हैं कि जजों की नियुक्ति में गड़बड़ी, लेन देन और साठगांठ किस स्तर पर हो रही है और कैसे इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। यानी जहां तक मेरा दिमाग काम करता है वहां तक क्या रास्ता निकाला जा सकता है, लोगों ने क्या राय दी है जो इस मामले को समझते हैं ठीक करने का, उस पर बात करेंगे। मसला बड़ा गंभीर है। जब भीतर से आवाज निकलने लगे तो समझिए कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब का बटन यही नीचे दिख रहा होगा, उसको फटाक से टच कर लीजिए और फिर धाए से घंटी बजा दीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कॉलेजियम सिस्टम के भीतर जो गोपनीयता बना दी गई है उसकी कड़ी आलोचना किया है। यहां ध्यान रखिएगा, आलोचना कॉलेजियम सिस्टम की नहीं, बल्कि उसके भीतर जो खेल चल रहा है पर्दादारी का, जो चीजें छिपाई जा रही हैं उसकी आलोचना किया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का जो कारण है वो सार्वजनिक न करके, यानी जनता को न बता के, देश को न बता के अच्छे जजों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह की गोपनीयता रख के अनुपयुक्त लोगों को न्यायपालिका में जगह मिल जाती है और अच्छे लोग रह जाते हैं। याद करिए, ये बात मैंने कितनी बार बोला है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि पहले कॉलेजियम अपने प्रस्ताव के बारे में बताता था, कारण बताता था, यानी किसी जज को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, क्यों पदोन्नति मिल रही है, या फिर क्यों किसे छांटा जा रहा है, रोका जा रहा है, किसी वकील को क्यों जज बनाया जा रहा है, ये सब कुछ पहले कॉलेजियम बताता था, कारण बताता था। भले ही कारण छोटे हो बड़े हो, लेकिन कुछ तो स्पष्टीकरण होता था। अब जस्टिस भुइयां कह रहे हैं कि हाल फिलहाल के 3 कॉलेजियम प्रस्तावों में कोई कारण नहीं दिया गया। इन्होंने पूछा है कि क्या ये पारदर्शिता से पीछे हटने जैसा नहीं है। जस्टिस भुइयां का कहना है कि जनता को मालूम होना चाहिए, जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जज क्यों चुना गया, किसी व्यक्ति का नाम क्यों रोका गया, किसी जज का ट्रांसफर क्यों किया गया, जिसे चुना गया उसके चयन का वास्तविक मापदंड क्या था। जस्टिस भुइयां कहते हैं कि नियुक्ति और भ्रष्टाचार पर कॉलेजियम की अंदरूनी चर्चा गोपनीय रह जाती है। नाम रोकने या खारिज करने के पूरे कारण शायद ही बताए जाते हैं। किस आधार पर चयन किया जा रहा है इसका भी सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि जिन्हें जज बनाया गया है उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर बनाया गया है या फिर कारण कुछ और है, कुछ और गुपचुप सेटिंग है। जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा है कि न्यायपालिका के भीतर जिन लोगों ने वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया है, जिनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रमोशन या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं मिली, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है और
जनता को कभी पता ही नहीं चलता कि एक शानदार रिकॉर्ड रखने वाले अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं मिला। जस्टिस भुइयां ने कहा कि जब चीजें सार्वजनिक नहीं होती हैं, कारण सार्वजनिक नहीं होते हैं, तो न्यायपालिका में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो बाद में चल के कुछ गड़बड़ करें, किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाएं, असंवैधानिक बयान दें, संविधान के समानता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के विरुद्ध बोले। जस्टिस भुइयां ने साफ साफ पूछा कि न्यायिक नियुक्तियों पर जानकारी पूर्ण सार्वजनिक चर्चा होने से आखिर क्या नुकसान है। याद करिए, यही बात मैं लगातार बोलता हूं कि आखिर क्यों नहीं बताया जाता कि किस जज को किस आधार पर नियुक्ति मिली, किस जज को किस आधार पर सजा मिली। जस्टिस भुइयां ने बिना नाम लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का जिक्र किया और याद दिलाया कि कैसे शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी किया। अभी कुछ दिन पहले ही किसी वीडियो में मैंने कहा था कि यदि मूल में गड़बड़ी होगी, जड़ में गड़बड़ी होगी, तो फिर फल भी गड़बड़ ही निकलेगा। यदि जज के चयन में ही गलती हो गई या फिर जानबूझ के गलत लोगों को ही जज बनाया गया, तो फिर उनके फैसले, उनके बयान, उनकी टिप्पणियां सब कुछ गलत ही होगा। नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, गलत लोगों के बयानों ने देश में कितनी अफरा तफरी मचा के रखा है, चाहे जितने बड़े पद पर बैठे हो। जस्टिस भुइयां ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल का मामला भी उठाया और कहा कि कॉलेजियम ने सिफारिश किया, दोबारा नाम भेजा, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दिया। कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल के पक्ष में जो कारण बताए थे जज बनने के लिए, वो काफी ठोस थे, मगर सरकार ने नहीं बनाया। इससे पता चलता है कि कारण सार्वजनिक होने से लोग स्वयं फैसला समझ सकते थे, यानी कारण देना संभव भी है और उपयोगी भी है। देश को पता तो चले कि एक अच्छे वकील को कैसे केंद्र सरकार ने जज बनने से रोका। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल भी मौजूद थे, जिन्हें सरकार ने जज नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि कारण केवल औपचारिक या कॉपी पेस्ट नहीं होने चाहिए, कारण वास्तविक, ठोस और वास्तुनिष्ठ होने चाहिए। किसी व्यक्ति को जज बनाया गया तो बताया जाए कि उसमें क्या विशेष योग्यता थी, और जिसे नहीं बनाया गया तब भी बताया जाए कि उन्हें क्यों नहीं बनाया गया, क्या माइनस पॉइंट था। कारण सार्वजनिक होने से कॉलेजियम की मनमानी पर नियंत्रण रहेगा। जनता को जानने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस तरह के लोग जज बनाए जा रहे हैं। और अगली बात सुनिए, कुछ दिन पहले मैंने अमेरिका में जजों की नियुक्ति का उदाहरण आपके सामने रखा था। वहां तो बात साफ होती है कि कौन किस विचारधारा का जज है, कौन रिपब्लिकन है, कौन डेमोक्रेट है, मगर फिर भी जब बात संवैधानिक आती है तो सब मिलजुल के फैसला दे देते हैं और ट्रंप को ही चटनी चटा देते हैं। एडवोकेट कृपाल कहते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की विचारधारा पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वहां के जजों को सीनेट की सार्वजनिक सुनवाई में कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। आप दर्शक याद करिए, मैंने कितनी बार कहा कि भारत की जुडिशरी को अमेरिकन जुडिशरी से बहुत कुछ सीखने लायक है, मगर फिर भी हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस रूस की जुडिशरी से सीखना चाहते हैं, जहां की न्यायपालिका पुतिन की सरकारी ऑफिस बताई जाती है। इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हर जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, किसी वकील की आमदनी कम है तो इसको अयोग्यता मानना गलत हो सकता है। मानवाधिकार, मजदूर या नागरिक अधिकारों के लिए वकील कम आय के बावजूद बेहद योग्य हो सकते हैं। इन्होंने सरकार से भी पूछा कि कॉलेजियम द्वारा नाम दोबारा भेजे जाने के 3 साल बाद भी कोई फाइल मंजूर नहीं हुई तो सरकार कारण क्यों नहीं बताती। जिम्मेदारी केवल कॉलेजियम की नहीं है, सरकार की भी है। इस कार्यक्रम में जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि जजों को बाहरी दबाव और राजनीतिक हमलों से सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जज चुनाव लड़के जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, इसलिए न्यायपालिका पर स्वयं पारदर्शी रहने की जिम्मेदारी है। यानी न्यायपालिका को खुद ही अपने सम्मान, अपनी इज्जत का ख्याल करना होगा। आगे इन्होंने कहा कि संस्थागत भरोसा तभी बनेगा जब न्यायपालिका दिखाए कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन आज न्यायपालिका सब कुछ छिपा छिपा के रखना चाहती है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण मामला है। अभी कुछ महीने पहले ही पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली, जबकि इस देश में उनसे सीनियर 56 जज मौजूद थे, एक दो नहीं 56। कितना आसान सा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और सरकार ने जस्टिस पंचोली के भीतर कुछ तो विशेष योग्यता देखा होगा। आखिर उनके भीतर ऐसा क्या था जो देश के अन्य 56 जजों में नहीं था? ऐसी कौन सी विशेष योग्यता, विशेष शक्ति या नॉन बायोलॉजिकल गुण थे इनके भीतर जिसके दम पर उन्होंने 56 जजों को सुपरसीड कर दिया? आखिर सरकार और कॉलेजियम को कुछ तो दिखा होगा, लेकिन क्या दिखा ये कोई नहीं जानता। अभी कल ही हमने बहुत सारे मामले इस वीडियो में गिनवाया था कि कैसे सोनीपत में सेशन जज रहते हुए एसपी सिंह ने कथित रूप से अपने ही तमाम निचले जजों को धमकाया था, हड़काया था। चीफ जस्टिस गोगोई के बेहद करीबी थे, कथित रूप से इसी कारण उन्हें इनाम मिलता गया और हाई कोर्ट जज बना दिए गए, जबकि इनके खिलाफ लिखित रिकॉर्ड में शिकायतें हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा एक जूनियर महिला जज को कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले जस्टिस गुप्ता को हाई कोर्ट में जगह मिल जाती है और शिकायतों पर कुछ भी नहीं होता। थक हार के महिला जज खुद ही इस्तीफा दे
देती हैं, बाद में मान मनोवल करनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले ही ईमानदार छवि वाले जस्टिस संधावालिया को पीछे करके जस्टिस अरुण पल्ली को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया। क्या देश को नहीं जानना चाहिए कि जस्टिस संधावालिया में क्या बुराई थी, क्या गड़बड़ी थी जो उन्हें पीछे किया गया, और जस्टिस अरुण पल्ली में ऐसा क्या अच्छा था, कौन सी विशेष काबिलियत थी कि उन्हें खुदा के आगे कर दिया गया? किसी को नहीं मालूम। जस्टिस सील नागू, जिन्होंने हाल ही में राम रहीम और भाजपा के लोगों को कथित रूप से कई मामलों में खुश करने वाले फैसले दिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाती है। देश भर से खबरें आती हैं कि बीजेपी आरएसएस के करीबी और उनकी विचारधारा के लोगों को चुन चुन के जज बनाया जा रहा है। और किस आधार पर बनाया जा रहा है, किस आधार पर अन्य लोगों को नीचे किया जाता है, यानी अच्छे लोगों को छांट दिया जाता है, कोई नहीं जानता। अभी अभी जिस दिन बंगाल चुनाव का परिणाम आया, उसके तत्काल बाद बुलेट की स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में पद बढ़ाए गए और कई लोगों को वहां बुला लिया गया। कारण कोई नहीं जानता। राजस्थान में एक जज प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ अडानी की कंपनी पर जुर्माना लगा देते हैं, जांच का आदेश दे देते हैं, तो रातों रात उनका ट्रांसफर हो जाता है। क्या देश को जानने का हक नहीं है कि ट्रांसफर किस आधार पर हुआ? क्या कारण इसलिए नहीं बताया जाता कि कारण में बताएं क्या? कह दिया जाए कि अडानी सेठ के खिलाफ फैसला दिया था इसलिए ट्रांसफर हो गया, सजा मिल गई जज को। जस्टिस मुरलीधर ने सोफिया कुरैशी मामले में भाजपा के मंत्री के खिलाफ आदेश दिया तो उनका ट्रांसफर बदल के उनकी सीनियरिटी खराब कर दी गई। क्या यहां लिखित कारण बताने की जरूरत नहीं थी? हालांकि कारण बताया जाए या ना बताया जाए, इस मामले में तो पूरा देश जानता है, लेकिन लिखित में नहीं दिया जाता है, क्योंकि लिखने में शायद शर्म आती होगी। हाँ, करने में शर्म नहीं आती, लिखने में आती है। और सुनिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान असली दंगाइयों को पकड़ने का एक्शन शुरू कर दिया, रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन उनकी काबिलियत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, दुनिया ने उनकी ईमानदारी और तटस्थता को पहचाना, यूएन से संबंधित संस्थाओं ने उन्हें अपने पास बुलाया, परंतु भारत में उन्हें सजा दे दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया जाता। तो उन्हें क्यों रोका गया? क्या ये सवाल नहीं है? क्या इसका जवाब, इसका कारण देश को जानने का, आपको जानने का हक नहीं है? अब आप जरा कम शब्दों में जान लीजिए कि ये पूरा खेल होता कैसे है। इसके बाद अभी वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कैसे एक नया झटका मिला है, उस पर बात करेंगे। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर बात करें तो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस वरिष्ठ वकीलों, अच्छे वकीलों और जिला न्यायपालिका के योग्य न्यायिक अधिकारियों के नाम को खंगालते हैं कि कौन हाई कोर्ट में जज बनने के लायक है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का लायक ढूंढ रहे हैं। संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठ जज नाम चुनते हैं, जिन्हें हाई कोर्ट कॉलेजियम कहा जाता है। उन नामों का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाता है। साथ ही साथ ये नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी दिया जाता है, ताकि उन नामों का पिछला कर्म कैसा रहा है ये जांचा जा सके। उनकी पृष्ठभूमि की जांच होती है, खुफिया एजेंसियां ये सब कुछ खंगालती हैं। वो सारी जानकारी जो खुफिया एजेंसियों को मिलती है, राज्य की राय के साथ केंद्र सरकार को भेजी जाती है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी जाती है, यानी कानून मंत्रालय और सर्वोच्च अदालत को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम दोबारा इन नामों की जांच करती है। जरूरत पड़े तो फिर से हाई कोर्ट और अन्य जजों की राय ली जाती है। इसके बाद कॉलेजियम की अंतिम सिफारिश आगे बढ़ती है, नाम केंद्र सरकार को भेजा जाता है। सरकार चाहे तो नाम को आगे बढ़ाए या फिर लौटा भी सकती है। यदि स्वीकार हो गया तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से मुहर लगा के जज को नियुक्त करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि गड़बड़ी उस स्टेज पर होती है जहां छांटने का बहाना हो, यानी जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सरकार और कॉलेजियम के पास आती है तो इनके पास ऑप्शन होता है, बहाना होता है सामने वाले को छांटने का, और यहीं पर कथित रूप से दोनों साठगांठ करते हैं कि 3 मेरे गड़बड़, 3 आपके गड़बड़, चलिए मिलजुल के 3 + 3 6 गड़बड़ कर लेते हैं। 3 गड़बड़ वाले हमारे रहेंगे, 3 गड़बड़ वाले आपके रहेंगे, आपका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। यही कारण है कि अलग अलग तरीकों से गड़बड़ वालों को अंदर कर लिया जाता है और अच्छे वाले या तो रोक लिए जाते हैं या फिर उनका नाम ही आगे नहीं बढ़ाया जाता, यानी उनके नाम का चयन ही नहीं हो पाता है। यही कारण है कि आप देखेंगे सरकार के खिलाफ सामान्य से सामान्य मामलों में भी अदालतों से अब कोई आदेश या फैसला निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। जिन गड़बड़ लोगों को जिन एडवर्स रिपोर्ट के आधार पर चुना गया है, वो भला कैसे हिम्मत करेंगे सरकार से पंगा लेने का, क्योंकि सरकार के पास पूरी फाइल है, आईबी वाली, इंटेलिजेंस वाली। सरकार के खिलाफ फैसला लिखने के लिए जैसे ही कलम उठाएंगे, शाम को पार्टी में बुला लिया जाएगा और फाइल दिखा दिया जाएगा कि देखिए, सोच समझ के लिखिएगा। और ध्यान रहे, ये बातें मेरे सपने में नहीं आती हैं, न ही मैं न्यायपालिका का हिस्सा हूँ। इसी जुडिशरी के भीतर से टॉप के लोग मुझे ये सारी बातें बताते हैं, सारी कहानी बताते हैं, तब मैं आपको बता पा रहा हूं। सूत्रों के हवाले से सारी चीजें मिलती हैं और अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज खुलेआम इन्हीं बातों पर मुहर लगाने लगे। यानी कल मैंने जो इस वीडियो में कहा था कि जो सिस्टम बनाया गया था बुरे लोगों को छांटने का, अब उसी सिस्टम के माध्यम से बुरे लोगों को जज बनाने का काम चल रहा है, ताकि वो कायदे में रहे, सत्ता के साथ चलते रहे, साथ नहीं बल्कि सत्ता की पिछलग्गू बने रहे।
आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे जज हैं जो भाजपाई से भी ज्यादा भाजपाई नजर आने लगे हैं। अभी एसआईआर के मामले में ही देख लीजिए क्या क्या किया गया। बीजेपी और चुनाव आयोग से ज्यादा काम तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इनका जुडिशरी को लगा के करवा दिया, जजों को लगा के करवा दिया। करोड़ों लोगों का नाम काट दिया गया, जिसका फायदा किसे मिला बताने की जरूरत नहीं है। संविधान के संरक्षक ने ही संवैधानिक अधिकार छीन लिया। क्या यह ईमानदार और तटस्थ लोगों द्वारा किया गया? एसआईआर के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची ने कहा था कि इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे लेना, ध्यान रहे ये भी सुपरसीड वाले हैं। और कल इन्होंने पैलेट गन के मामले पर कह दिया कि पुलिस को पैलेट गन चलाने की पावर है। अब समझने वाली बात यह सवाल यह है कि पुलिस के पास तो 47 चलाने की भी पावर है हुजूर, तो पुलिस चलाती रहे, लोग मरते रहे, आप क्या करेंगे? किस काम की अदालतें हैं? जज किस काम के हैं? यदि सब कुछ पुलिस के पावर से ही होगा तो फिर करोड़ों अरबों रुपए हर महीने जुडिशरी पर क्यों फूके जाएं? आपको इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी जाएं जब आपकी कोई जरूरत नहीं, जवाबदेही नहीं, कोई उपयोगिता न बची हो? पुलिस नियमावली में कुछ भी लिख दे, उसे पावर मिलती रहेगी, वो कोई भी मनमानी करती रहे, आप हाथ खड़े किए रहेंगे, तो फिर आपकी जरूरत क्या रह जाती है? अब जरा इस खबर को देखिए। अभी परसों इस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान पर जब बवाल हुआ तो अब जगह जगह इनके कार्यक्रम कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं। एक कार्यक्रम में गए नहीं, दूसरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और अब खबर आ रही है कि 2 अगस्त को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक कार्यक्रम होना था। यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में सीजेआई सूर्यकांत को बुलाया गया था, लेकिन अचानक से कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया। यहाँ भी कोई कारण नहीं बताया गया। आधी रात छात्रों को खबर मिली कि कार्यक्रम पोस्टपोन हो चुका है या निटाला जा चुका है। कहा गया कि अगली तारीख के बारे में बताया जाएगा। कष्ट के लिए खेद है। अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कॉकरोच वाले बयान का यह सब असर है? जिस तरीके से नाराजगी चीफ जस्टिस को लेकर पैदा हुई है, जो विवाद चल रहे हैं, क्या उन्हीं के कारण इनके कार्यक्रम जगह जगह कैंसिल हो रहे हैं? यहां भी याद करिए, मैंने कितनी बार दोहराया कि हुजूर हर सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती है भाजपाई कार्यक्रम में नजर आते हैं। कहीं किसी भाजपाई नेता के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। बीजेपी का हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, जबकि इन्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये बात मैं नहीं कहता, जुडिशियल एथिक्स कहता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के ही जुडिशियल एथिक्स को धता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस आए दिन यहां वहां नजर आ रहे थे। शायद ये उन्हीं सब का परिणाम है जो जगह जगह कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि अभी अभी जस्टिस भुइयां ने जो कहा है, उनके कहने में भी सवालों के घेरे में देश की वर्तमान कॉलेजियम यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम सवालों के घेरे में आती है। हमने कल इस वीडियो में सवाल उठाया था कि हाल फिलहाल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए जो 10 नाम गए, उनमें से 3 को कई साल से रोक कर रखा गया था। कई चीफ जस्टिसों ने रोक कर रखा, तो अचानक से क्या हो गया कि उनके नाम साफ सुथरे हो गए? अचानक वो कौन सी गंगा नहा लिए, किस वॉशिंग मशीन में कूद पड़े? अब सवाल यह है कि जजों के चयन में थोड़ी सी सफाई कैसे आ सकती है? तो मुझे लगता है कि जब तक चीजें पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं आएंगी तब तक गड़बड़ी बनी रहेगी। यदि जजों की नियुक्ति किसी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अनुसार किया जाए, जिसमें हर पार्टी के सांसद शामिल हो, हर वर्ग के सांसद शामिल हो, उसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, SC ST OBC, महिला पुरुष, राज्यसभा लोकसभा तमाम सदस्य शामिल हों, एक कमेटी बनाई जाए। जो नाम कॉलेजियम सेलेक्ट करके भेजे, उन नामों पर जो IB की रिपोर्ट आए उस पर इस कमेटी द्वारा ओपन डिबेट हो, चर्चा हो। क्या शिकायतें हैं, उन शिकायतों के पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि शिकायतें फर्जी भी हो सकती हैं। तो उन सारे मामलों पर विस्तृत चर्चा हो, जनता के सामने हो, पब्लिक स्क्रूटनी में हो, और फिर वो कमेटी जिन्हें क्लियर करे उनका नाम आगे बढ़ाया जाए। इससे होगा ये कि जिनके रिकॉर्ड में खराबी होगी वो खुद ही सामने नहीं आएंगे। और यदि आ भी गए तो कमेटी के सामने जब सारी पोल खुलेगी, IB की रिपोर्ट आएगी, तो सवाल उठेगा कि इन्हें किस आधार पर जज बनाया जाए या हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। और यदि गड़बड़ लोगों को पहले ही छांट दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ लोगों के गलत बयानों से न्यायपालिका की बदनामी नहीं होगी। वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ द कारवां ने आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी रिपोर्ट छापा था, हमने आपको दिखाया भी था। और तो एक सिटिंग जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने इनके खिलाफ बाकायदा पत्र लिखकर शिकायत किया था। कहा था कि जिस पद पर इन्हें बिठाया जा रहा है ये उस पद के लायक नहीं है, मगर फिर भी बिठाया गया। सोचिए, यदि कायदे से पहले ही जांच हो गई होती, मामला साफ हो गया होता, तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच नहीं बुलाया गया होता, पर्यावरणविदों को विकास विरोधी नहीं बुलाया जाता, और इन सब के बाद कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनती, इतना बवाल नहीं होता, मोदी शाह की सत्ता को युवाओं पर पैलेट गन नहीं चलाना पड़ता, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर पुलिस का डंडा नहीं लगाया जाता, और तो और आधी रात को हमारे प्रधानमंत्री को जाग के वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बेचारे रील बना बना के परेशान हैं। हालांकि जिन्हें माफी मांगनी चाहिए वो माफी बांटने चले हैं। इसी को कहा जाता है उल्टे चोर को तवाल को डांटे। तो कुल मिलाकर बात वही है, यदि गड़बड़ लोगों को शुरुआत में ही रोक लिया जाए और अच्छे लोगों को जज बनने दिया जाए तो बाद की बहुत सारी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। और जब खुद सुप्रीम कोर्ट के
सिटिंग जज इस तरह की बातें कहने लगे तो जरूरत है इस पर मंथन करने की, सुधार लाने की, बदलाव लाने की। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।